नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, सऊदी अरेबिया, आज बात करेंगे सऊदी अरेबिया के एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट के बारे में। तो सऊदी अरेबिया एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, एक आर्टिफिशियल रिवर बनाने का प्रोजेक्ट, जो साइज और एंबिशन में नील नदी से भी ज्यादा बड़ा होगा। यह रिवर 12,000 किलोमीटर तक सऊदी के सूखे रेगिस्तान में फैली हुई होगी। यह प्रोजेक्ट सिर्फ दुनिया का सबसे लंबा अंडरग्राउंड कैनाल बनाने का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है जो बंजर रेगिस्तान को उपजाऊ जमीन में बदलने का प्लान है। इसमें एडवांस डीसैलिनाइजेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, जो समुद्र के पानी को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करेगा। यह प्रोजेक्ट इतने बड़े स्केल पर है कि इसका बजट भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है, जो दिखाता है कि सऊदी अपनी पानी की कमी दूर करने के लिए कितना ज्यादा सीरियस है। आर्टिफिशियल रिवर के थ्रू एग्रीकल्चर और सस्टेनेबिलिटी में एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। इसके जरिए सऊदी अरेबिया अपने पानी और फूड सिक्योरिटी को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा और एनवायरमेंटल इनोवेशन में एक ग्लोबल बेंचमार्क भी सेट करेगा। बट क्या यह एंबिशियस प्रोजेक्ट सऊदी के रेगिस्तान को एक हरे भरे ओएसिस में बदल सकता है? और क्या यह सब एग्जैक्टली कैसे होगा? और क्या यह एनवायरनमेंट के ऊपर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगा? क्या यह प्रोजेक्ट एक नेचुरल डिजास्टर, एनवायरमेंटल डिजास्टर भी हो सकता है? तो चलिए समझते हैं सऊदी की सारी प्लानिंग को, आर्टिफिशियल रिवर को, और कैसे इसको बनाया जाएगा और क्या इसकी इंप्लीकेशन रहेंगे। पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, थोड़ी कहानी का बैकग्राउंड समझ लेते हैं, पहले उसको जान लेते हैं, तब आगे हम बात करेंगे। पहले डिटेल में सऊदी के वाटर क्राइसिस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सऊदी अरेबिया आप जानते हो कि एक डेजर्ट कंट्री है, जहां कोई भी नेचुरल फ्रेश वाटर सोर्स मौजूद नहीं है। वहां पर नदियां भी नहीं है, वहां पर लेक्स भी नहीं है। पुराने जमाने में सऊदी के लोग अंडरग्राउंड वेल्स, ओएसिस और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर डिपेंड हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ने लगी, पॉपुलेशन बढ़ने लगी, इंडस्ट्रीज भी बढ़ने लगी और पानी की डिमांड ज्यादा हो गई, और ट्रेडिशनल सोर्सेज जो थे वो धीरे धीरे कम होते गए, इनसफिशिएंट होते गए। 1970 से लेकर 1980 तक सऊदी अरेबिया ने फोसिल ग्राउंड वाटर, यानी कि ऐसा पानी जो जमीन के नीचे हजारों सालों से मौजूद था, उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि यह वाटर नेचुरली रिफिल नहीं हो सकता था, और धीरे धीरे सऊदी को यह समझ में आने लगा कि यह पानी तो खत्म हो जाएगा। अगर यह पानी खत्म हो जाएगा तो सऊदी बाकी पानी कहां से लेकर आएगा? इसलिए डीसैलिनाइजेशन और आर्टिफिशियल रिवर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स बनाना सऊदी के लिए एक मजबूरी बन गया, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए पानी सिक्योर हो सके। तो सऊदी अरेबिया दोस्तों, पानी के साथ जो सऊदी अरेबिया का पानी के साथ का जो सफर है वो पिछले कई दशकों में काफी ज्यादा बदल चुका है। शुरू में यह देश, जैसे मैंने आपको बताया, अपने लोकल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता था, यानी कि नेचुरल पानी का यूज सिर्फ छोटी खेती और लोगों की रोज की जरूरतों के लिए किया जाता था। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदलने लगा। सऊदी अरेबिया ने दो बड़े सोर्सेज से पानी लेने की तरफ शिफ्ट अप किया अपने आप को। एक समुद्र से डिसैलिनेटेड पानी, और दूसरा जमीन के अंदर जो घना पानी था, जो अंडरग्राउंड वाटर था, जो फोसिल वाटर था, उसको निकालना शुरू किया। यह बदलाव बहुत बड़ा था, क्योंकि इससे सऊदी ने पानी का यूज करना ऐसे शुरू किया जैसे वो देश करते हैं जहां पर भरपूर पानी मौजूद है, जहां पर खूब बारिश होती है, जहां पर बहुत सी नदियां बहती हैं। ये पानी जो था, जो सऊदी अरेबिया इस्तेमाल कर रहा था, ये अपने बड़े बड़े फार्म्स तक पहुंचा रहा था, घरों तक पहुंचा रहा था, दुकानों और फैक्ट्रियों को सप्लाई करने लगा था। सऊदी अरेबिया ने अपने पानी को अपने लोगों के लिए बहुत सस्ता बना दिया था, जिस वजह से इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ने लगा, खासकर खेती के लिए। 1980 से 1994, 1980 से 1994 के बीच देश में, सऊदी में पानी का उपयोग लगभग 3 गुना बढ़ गया था, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। लेकिन ज्यादातर यह पानी जमीन के अंदर के स्टॉक से आया था, जो वापस भरा नहीं जा सकता था। 1995 तक सरकार ने इसमें से काफी पानी खर्च भी कर दिया था। इसलिए लोगों को पानी को इस्तेमाल जुडिशली करने के लिए सऊदी अरेबिया की सरकार जो थी वो समझाने लगी, और लोगों के घरों के अंदर जो पानी आया करता था, सरकार उससे पहले कोई पैसे भी नहीं लेती थी, पैसा पानी जो था वो फ्री में दिया जाता था। लेकिन बाद में सऊदी ने इसको थोड़ा चेंज करना शुरू कर दिया, और साल 2000 के आते आते सऊदी की सरकार ने नए तरीके सोचने शुरू किए कि पानी के प्रोजेक्ट कैसे बनाए जाए और उनको कैसे चलाया जाए। उन्होंने प्राइवेट कंपनी से मदद लेने का प्लान बनाया, जो सिर्फ प्लांट्स बनाने में नहीं बल्कि उनको चलाने और फंडिंग देने में भी मदद कर सकती थी। पानी के ज्यादा इस्तेमाल को देखकर सन 2000 में सऊदी की सरकार ने सब्सिडीज को भी कम करना शुरू कर दिया, और किसानों को नए तरीके सिखाए गए, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन सिखाया गया, जो सीधा पौधों की जड़ों तक पानी पहुंचाने का काम करता है। और सऊदी ने अपने किसानों को सेंसर्स का इस्तेमाल करने के लिए भी थोड़ा ज्यादा कह लो कि आप एनकरेज करना शुरू किया। वो सेंसर्स जो मिट्टी की नमी को चेक कर सकते थे, ह्यूमिडिटी को चेक कर सकते थे, और जरूरत पड़ने पर ही ड्रिप इरिगेशन से पानी जो था वो पौधों में छोड़ा जाता था। इससे खेती में पानी का इस्तेमाल कम हो गया। वीट फार्मिंग जो बहुत ज्यादा पानी लेती है, धीरे धीरे वो कम होने लगी, घटने लगी। 1992 में सऊदी अरेबिया लगभग 4 मिलियन टन गेहूं जो था वो अपने देश में उगाता था। लेकिन साल 2016 के आते आते वीट फार्मिंग सऊदी ने बिल्कुल ही बंद कर दी। सऊदी अरेबिया में कोई भी नेचुरल नदी नहीं है।
इसलिए इसका इकोनॉमी हमेशा तेल और डीसैलिनेशन प्लांट पर डिपेंड करता हुआ आया है। लेकिन यह सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म में स्टेबल नहीं है, इसलिए अब सऊदी एक नए प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ रहा है जो एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम बदल सकता है। यह प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल रिवर बनाने का है, एक ऐसा कदम जो सिर्फ अपनी बड़ी स्केल की वजह से ही नहीं बल्कि अपने नए अप्रोच की वजह से भी रिवोल्यूशनरी है। 12,000 किलोमीटर तक फैला यह मैन मेड वंडर अंडरग्राउंड बनाया जाएगा। इतने बड़े स्केल पर पहली बार ऐसा किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यह हर दिन लगभग 9.4 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी बनाएगा जो एडवांस डीसैलिनाइजेशन टेक्नोलॉजी का यूज करेगा। अब ये डीसैलिनाइजेशन टेक्नोलॉजी जो है मतलब ये आर्टिफिशियल रिवर होगी और अपना पानी ये रिवर जो है वो रेड सी से लेगी। रेड सी का आप जानते हो कि सऊदी अरेबिया के वेस्ट में पड़ता है रेड सी, जिसमें से नमक हटा दिया जाएगा और फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर बनाया जाएगा। यह नदी अंडरग्राउंड चलेगी ताकि गर्म रेगिस्तान में पानी के इवेपोरेशन लॉस को कम किया जा सके। इसकी विड्थ और डेप्थ इस तरीके से डिजाइन की गई है कि पानी पूरी तरीके से स्मूथली होते हुए सऊदी अरेबिया के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाया जा सके, खासकर उन जगहों पर पहुंचाया जा सके जहां पर पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है। यह प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंसी लाने का एक बड़ा कदम है जो पहले नामुमकिन सा लगा करता था। सऊदी अरेबिया इस प्रोजेक्ट के जरिए अपनी बंजर इलाकों को हरियाली में बदलना चाहता है, जिससे उसकी फूड इंपोर्ट्स पर निर्भरता जो है वो कम हो जाएगी और इकोनॉमी सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहेगी। इस आर्टिफिशियल वाटरवे की जो विड्थ रहेगी वो 11 मीटर ये चौड़ा होगा, 4 मीटर ये गहरा होगा, जो इसे साइज में नील नदी से भी ज्यादा बड़ा बना देती है। इस प्रोजेक्ट में स्पेशल एंटी कोरोजन पाइप का यूज किया जाएगा जो लगभग 2.25 मीटर डायमीटर वाले होंगे ताकि फ्रेश वाटर दूर तक पहुंचाया जा सके। यह पाइपलाइन सिस्टम नील नदी से भी दुगना लंबा होगा, जो इस प्रोजेक्ट की बड़ी सोच को दिखाने का काम करता है। यह इंजीनियरिंग का कमाल सिर्फ एक नया वाटर सोर्स बनाने का नहीं है बल्कि पूरी वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर को नए तरीके से सोचने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। अगर ये पाइप्स एक के बाद एक लगाए जाएं तो ये दुनिया के अराउंड कई चक्कर भी लगा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का मेन फोकस डिसैलिनेशन पर है, यानी समुद्र के पानी से नमक और इंप्योरिटीज हटाकर उसे पीने योग्य बनाना। इसके लिए 2 एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। पहली टेक्निक का नाम है मेम्ब्रेन डिसैलिनेशन और दूसरी टेक्निक का नाम है थर्मल डिसैलिनेशन। ये दोनों तरीके इस प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर पहली हम टेक्निक की बात करें, मेम्ब्रेन डिसैलिनेशन में समुद्र के पानी को एक सीरीज ऑफ फिल्टर या फिर मेम्ब्रेन से गुजारा जाता है। यह मेम्ब्रेन सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल को ही आगे जाने देती हैं, जबकि नमक, मिनरल और इंप्योरिटीज को वहीं रोक लेती हैं। इसका रिजल्ट यह होता है कि साफ और पीने योग्य पानी जो है वो आपको मिल जाता है। यह प्रोसेस हाईली एफिशिएंट है और कम टेंपरेचर पर भी यह काम कर सकता है, इसलिए यह बड़े डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर चॉइस हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, थर्मल डिसैलिनेशन काम करता है समुद्र के पानी को गर्म करके। जब पानी, आप जानते हो कि जब पानी गर्म होता है तो वो इवेपोरेट हो जाता है और नमक और मिनरल्स जो है वो पीछे रह जाते हैं। ये भाप जो बनती है जब पानी इवेपोरेट जो होता है उसे एक ठंडी जगह पर लेकर जाया जाता है, जहां पर उसे कंडेंस करके वापस लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो बिल्कुल फ्रेश और क्लीन होता है। यह डिस्टिल्ड वाटर यूज किया जाता है, इसको इकट्ठा किया जाता है और बाद में इसको सप्लाई किया जाता है। बट थर्मल डिसैलिनेशन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है कंपेयर टू मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, लेकिन यह रिलायबल है, खासकर उन जगहों पर जहां पर एनर्जी रिसोर्सेज की कोई भी कमी नहीं है। सऊदी अरेबिया ने इस पूरे काम को सलीन वाटर कन्वर्शन कॉर्पोरेशन हैंडल करने के लिए दिया गया है। एक नई उन्होंने कॉर्पोरेशन ही बना दी है जिसका नाम है सलाइन वाटर कन्वर्शन कॉर्पोरेशन, जो एक स्टेट ओन्ड एंटिटी है, यानी कि सऊदी अरेबिया की पब्लिक सेक्टर यूनिट है। यह देश भर में डिसैलिनेटेड वाटर का प्रोडक्शन भी देखती है ताकि रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन और इंडस्ट्रीज की पानी की जरूरतों को पूरा किया जा सके। यह जो कॉर्पोरेशन है ये सऊदी अरेबिया के ईस्टर्न कोस्ट और दूसरे कोस्टल रीजन में भी काफी ज्यादा डिसैलिनेशन प्लांट ऑपरेट भी करती है, जिस वजह से सऊदी अरेबिया दुनिया का सबसे बड़ा डिसैलिनेटेड वाटर प्रोड्यूसर भी बन गया है। वहीं अगर हम बात करें, ये एनर्जी डिसैलिनेशन प्लांट्स को चलाने के लिए यूज होती है और साथ ही किंगडम की ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स को भी सपोर्ट करती है। अब हर साल सऊदी अरेबिया 1.6 बिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा डिसैलिनेटेड पानी प्रोड्यूस कर रहा है, जो दुनिया के टोटल डिसैलिनेटेड वाटर आउटपुट का 18% है। और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट डिसैलिनेशन के अंदर भी सऊदी अरेबिया के द्वारा ही की गई है। आप इस चार्ट के अंदर उसको देख भी सकते हैं। यह मैसिव अमाउंट ऑफ वाटर देश की जिंदगी और इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां नेचुरल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज ना
के ही बराबर है। ईस्टर्न कोस्ट के प्लांट्स 495 मिलियन क्यूबिक मीटर डिसैलिनेटेड पानी प्रोड्यूस करते हैं, जबकि कोस्टल स्टेशंस और 51.3 मिलियन क्यूबिक मीटर का पानी का कंट्रीब्यूशन करने का काम करते हैं। सऊदी अरेबिया के पास टोटल 27 डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं। सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि 24 मिलियन मेगावाट आवर से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी यहां से जनरेट होती है। ये इंटीग्रेटेड अप्रोच ये दिखाता है कि सऊदी अरेबिया कैसे अपने वाटर और एनर्जी नीड्स को साथ साथ बैलेंस कर रहा है। ये एनर्जी डिसैलिनेशन प्लांट को चलाने के लिए यूज होती है और साथ ही किंगडम की ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स को भी सपोर्ट करती है। ये प्लांट्स सिर्फ पानी सप्लाई करने के लिए नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया की सस्टेनेबिलिटी एफर्ट के लिए भी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं। चाहे पानी इंपोर्ट करना अफोर्डेबल हो, सऊदी अरेबिया के लिए पैसा बहुत है उनके पास, लेकिन सऊदी अरेबिया एक बड़ी चैलेंज फेस कर रही है। उसका पूरा भरोसा एक ही इकोनॉमिक एसेट पर है जो कि है ऑयल। किंगडम की इकोनॉमी ऑयल रेवेन्यू पर डिपेंड करती है, जो रिस्की है क्योंकि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो है वो हमेशा फ्लक्चुएट होते रहते हैं और दुनिया धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ शिफ्ट भी हो रही है। इन रिस्क को समझते हुए सऊदी अरेबिया अपनी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई करने, ऑयल डिपेंडेंसी को कम करने और एक सस्टेनेबल फ्यूचर सिक्योर करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। यहां आर्टिफिशियल रिवर प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इतना बड़ा और टेक्नोलॉजिकली एडवांस वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट सिर्फ पानी की कमी दूर करने के लिए ही नहीं बल्कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए भी एक बेस तैयार करने का काम करेगा, जो इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक और इंपॉर्टेंट पिलर भी बन जाता है। एक रेगिस्तान वाले देश को इंसानों द्वारा बनाई गई एक लंबी नदी में बदलने का जो विजन है वो इतना बोल्ड, इतना इंस्पायरिंग है कि आप सोच भी नहीं सकते। बट स्टिल डीसैलिनेशन के कुछ चैलेंजेस और रिस्क भी हमारे सामने हैं, जिनके बारे में भी हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों, डीसैलिनेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। इस प्रोसेस में ब्राइन वाटर यानी कि हाईली सोल्टी वेस्ट वाटर जनरेट होती है, जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। ब्राइन वाटर अगर समुद्र के अंदर वापस डाल दिया जाए तो ये मरीन लाइफ बहुत ज्यादा इससे इफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि सैलिनिटी एकदम से चेंज हो जाएगी किसी भी इलाके के अंदर। डीसैलिनेशन प्लांट चलाने के लिए बहुत ज्यादा ऑयल और गैस की जरूरत होती है, जो सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी और एनवायरनमेंट दोनों पे ही प्रेशर डाल सकती है। इसलिए सऊदी अरेबिया को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर और विंड एनर्जी के साथ कंबाइन करके डीसैलिनेशन प्लांट चलाने का सोचना होगा। वहीं आर्टिफिशियल रिवर का इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारे इंजीनियरिंग चैलेंजेस भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। आप 12,000 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड वाटर पाइपलाइन बनाने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होने वाली है। इस प्रोजेक्ट के लिए स्पेशलाइज्ड एंटी कोरोजन पाइप्स लगाने पड़ेंगे, जो हाई प्रेशर और एक्सट्रीम टेंपरेचर को हैंडल कर सकें। अंडरग्राउंड रिवर का प्रॉपर मेंटेनेंस करना है और यह बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि पाइपलाइन में कहीं लीकेज हो तो डिटेक्ट करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सऊदी अरेबिया को इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम और ऑटोमेटेड मेंटेनेंस रोबोट्स यूज करने पड़ेंगे। अगर ये चैलेंजेस ओवरकम कर लिए गए तो दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर्ड वाटर प्रोजेक्ट ये बन सकता है। वहीं आर्टिफिशियल रिवर का इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट भी कुछ ना कुछ तो पड़ेगा। तो सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी अब तक ऑयल एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट रही है, लेकिन ऑयल डिमांड फ्यूचर में गिर सकती है। ये आर्टिफिशियल रिवर एग्रीकल्चर और लोकल फूड प्रोडक्शन को बूस्ट करेगा, जिससे सऊदी की इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। यह प्रोजेक्ट मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिक्स में भी एक बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया तो वो पास के कंट्रीज को भी अपना पानी एक्सपोर्ट कर सकता है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट ग्लोबल फूड सिक्योरिटी और ट्रेड रिलेशन पर भी पड़ेगा। सऊदी अरेबिया सिर्फ पानी सिक्योर नहीं कर रहा, बल्कि अपनी इकोनॉमी को ऑयल से हटाकर एग्रीकल्चर और वाटर बेस्ड एक्सपोर्ट की तरफ शिफ्ट भी कर रहा है। अगर आपको सऊदी अरेबिया के इनिशिएटिव को बारे में सोचकर आपको कैसा लगा, अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।